नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम कुछ पद्मा डॉक्टर से बात करेंगे, अलग अलग क्षेत्र के उन महान डॉक्टरों से जिन्हें हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरीन योगदान के लिए पद्मा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि हमारा देश आज हेल्थ केयर मामले में कहाँ खड़ा है, खासकर विकसित देशों की तुलना में। तमाम प्रगति के बावजूद डायबिटीज़ और हृदय रोग की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों लोग कम उम्र में ही इन रोगों के शिकार हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि हेल्थ केयर सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए आगे क्या करने की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं देश के जाने माने विशेषज्ञों की राय। डायबिटीज के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कम उम्र के पेशेंट भी आ रहे हैं। ये लगातार हो रहा है। कमी कहाँ रह गई है? हम तो धीरे धीरे दुनिया में, इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल बन रहा है डायबिटीज का। अगर क्या करना चाहिए? क्या सरकारी नीतियों में कमी है? दूसरे देशों, डेवलप्ड कंट्री की अपेक्षा हम कहाँ खड़े हैं? एक तो ये आसान बीमारी नहीं है कंट्रोल करना। ये नहीं है कि आप घर घर पहुंच जाइए और ड्रॉप्स पोलियो के दे दीजिए और कल पोलियो खत्म हो जाएगा। ये बात तो है नहीं, इतना सरल तो है ही नहीं। ये पर्सनल, और ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी एक और उसमें कहा कि ये पर्सनल चॉइसेस हैं जो कि हमको बराबर इससे प्रॉब्लम होती रहती है। पर्सनल चॉइसेस सबको करनी चाहिए कि भाई कैसे खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो सिर्फ कहना कि हम एक्सरसाइज करना चाहिए और खाना अच्छा संतुलित आहार लेना चाहिए, ये इनफ नहीं है। ये आदमी के अंदर की रुचि और उसके सारे परिवार की रुचि, उसके सारे उस पर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो बहुत डिफिकल्ट ये डिजीज है और ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी। अगर आप उसके डॉक्यूमेंट देखिए तो नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम इन प्लेस है। जो एएनएम्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ग्रास रूट वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इन प्लेस हैं, फंड्स इन प्लेस हैं। लेकिन समहाउ कहीं डिस्कनेक्ट है कि हमने सब बना दिया और वो ग्रास रूट तक पहुंचा नहीं। एएनएम्स कह रही हैं हम लदे हुए हैं काम से। कई लोगों ने कहा कि हमको पता भी नहीं है कि हमको करना क्या है आगे जाकर। इसके लिए 10 साल की कमीशन विद डेडिकेटेड मिशन एंड डेडिकेटेड, बिल्कुल उसमें हमको यहाँ इस मुकाम पर पहुंचना है। 10 साल का आपको टाइम है। आप सब लोग 10 साल के लिए इसमें रहेंगे और ये अचीव करेंगे। ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। ये 1-2 साल के काम में और एक कोई ऑफिशियल आया और दूसरा आया, इससे बात बनने वाली नहीं। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में क्या अंतर है? ये आम आदमी की भाषा में कैसे समझा जा सकता है? तो अगर हम देखें, हार्ट अटैक होता है जब आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है वो बंद हो जाती है और आदमी को चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है और वो उसको हॉस्पिटल रश करना पड़ता है। हार्ट फेलियर होता है जब पहले हार्ट अटैक हुआ हो या पहले हार्ट पंपिंग कम हो, हार्ट वीक हो, तो हार्ट पूरी बॉडी को इतना ब्लड नहीं दे पाता है कि वो काम करे पूरी बॉडी, तो शरीर वीक होता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, सांस फूलता है। तो ये हार्ट फेलियर के सिम्टम है। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन कॉमनेस्ट सिम्टम है। चेस्ट पेन ना हो, कई बार ऐसा लगता है कि छाती पे भारीपन है, गले में कुछ भारीपन जा रहा है, दोनों हाथों में कुछ पेन हो रहा है, ये हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, उसी से वो बचाव हो सकता है। अगर एक मरीज 60 मिनट के अंदर अंदर, हम जो गोल्डन आवर कहते हैं, 60 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसका हार्ट डैमेज नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे डिले करना बहुत ही खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो हार्ट फेलियर जब होता है, जब हार्ट वीक हो जाता है, तो उसमें हमें कई दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसमें हमें कई मशीन्स लगानी पड़ती हैं, डिफिब्रिलेटर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको ठीक करने में। हमें इस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए। हार्ट डिजीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। हमें इस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए कि हम हार्ट फेलियर ट्रीट कर रहे हों। हमें हार्ट अटैक टाइम पे ट्रीट करना चाहिए। चेस्ट पेन के सिम्टम्स पहले ट्रीट करने चाहिए। पूरे अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर हम डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, पूरे अपने टेस्ट करें ताकि हम वो स्टेज हार्ट फेलियर की मत पहुंचे, क्योंकि वो हार्ट फेलियर की स्टेज बहुत खतरनाक स्टेज है एक पेशेंट के लिए। आज़ादी के 75 साल में हमने कार्डियोलॉजी पर तो बहुत काम किया है। इसमें बहुत हमने इवोल्यूशन हुआ, बहुत विकास भी हुआ है इसमें।
लेकिन अगर वेस्ट की तुलना करें या डेवलप्ड कंट्री की तुलना करें तो हम कहाँ खड़े? तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम वेस्ट की तुलना करें तो हमने बहुत अच्छा किया है पिछले 75 साल में। हमारा जो आज के डॉक्टर्स हैं, यूएस में भी इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी रिसर्च से ही बहुत दुनिया फायदा उठा रही है। इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च हुई, प्रिवेंशन में, इंटरवेंशन में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में। तो हमारी अब इज्जत पूरी दुनिया में बहुत है। जो 75 साल पहले शायद हमने शुरू कर रहे थे, एक नया देश बनना था, बिल्कुल स्क्रैच से, ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ था, और आज जहाँ है बहुत डिफरेंस है। तो क्या हम कहाँ लैक करते हैं? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बिल्कुल ऊंचाई पे पहुँच गए हैं और हमारा और कोई आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप है। कहाँ हम लैक करते हैं कि हमारा इंजीनियस प्रोडक्शन नहीं है। तो कैथेटर्स वगैरह जो हम सामान यूज करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जनरली इंपोर्टेड होता है और कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आपने देखा, ये हमारी सरकार ने कुछ बहुत मेजर स्टेप्स लिए कार्डियोलॉजी में। स्टेंट की प्राइसिंग कैप की, पहली बार दुनिया में किसी स्टेंट की प्राइस कैप हुई। जो स्टेंट 1 लाख या 1.25 लाख का होता था, 30,000 पे कैप हुआ। कई मरीजों को बहुत फायदा हुआ। फिर आयुष्मान स्कीम्स में अब हम कई मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। तो इन स्टेप्स से हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप्स एट द मोमेंट यही है कि हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी वहाँ से सामान लाया गया तो कॉस्टली बहुत हो जाते हैं। अगर हमारे अपने प्रोडक्ट्स और हमारी अपनी रिसर्च यूज की जाए इन प्रोडक्ट्स बनाने में, तो शायद हम बहुत ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा दे पाएंगे जो आज हम नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जहाँ हम अभी पीछे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस इंडिया में हुई है बहुत अच्छा मानना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसे आदमी जो अपने कॉलेज लाइफ और आज की डेट में अगर कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हम जाते थे अमेरिका सीखने के लिए, कुछ मैं 15-20 साल की बात करता हूँ, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। अब हम जाते हैं, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। उनकी कैथ लैब्स में जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता कि जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं और जैसे हम ट्रीट कर रहे हैं अपने मरीजों को। बट हमने कुछ कमियां बताई जो हम सोचते हैं कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है उसके ऊपर, और हम अगले कुछ 5 साल में काफ़ी आगे निकल जाएंगे इन चीज़ों में। सर, आपने 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है, सरकार को नजदीक से देखा है, हेल्थ पॉलिसीज और स्कीम्स बनते बिगड़ते देखी है। अभी जो हमारा हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के और जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, क्या उसमें कुछ मिसिंग पाते हैं? ये भारत इतना विशाल देश है और इतना डिफरेंट पार्ट्स इसके डिफरेंट हैं, तो इसमें एक बिंदु पर आकर एक राय बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे महान देश में आज की तारीख में अगर हम दुनिया से कंपेयर करें तो फ्री चिकित्सा और अच्छी चिकित्सा जैसी अब भी उपलब्ध है वो किसी देश से कंपेरेबल नहीं है, बहुत अच्छी है। और इसको हमको और मजबूत बनाना है। धीरे धीरे सरकार के अंदर ऐसी मैं बातें देख रहा हूँ जिससे वो ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, बजट के बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और गरीब की सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, थैंक्स टू वेरियस स्कीम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में, जिससे हम गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे देश का एक आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से, मैं सही बात कह रहा हूँ, ये वंचित नहीं है और बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। आप दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात करें या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात करें, इन अस्पतालों में भी गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से कहीं बहुत हाई है। तो मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि मेरे देश के डॉक्टर सबसे अच्छे हैं वर्ल्ड में और मेरे देश के मरीज अच्छी सेवाएं पा रहे हैं। अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर हमारे देश की स्वास्थ्य चिकित्सा अब बहुत अच्छे आयाम के साथ बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर बढ़ रही है और मुझे इस पे ये कहते हुए गर्व है कि वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड बट शॉर्ट कमिंग्स अपार्ट। आजकल देखा गया एक ट्रेंड है कि कम उम्र में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो गए। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जिम करते समय ही गिर जा रहे हैं, क्या वजह है इसके? देखिए, हम अभी जो लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे वही कारण इसमें होता है और ये अब हमारी जो वेस्टर्न किताबें हैं उसमें भी ये चीज़ आ गई है कि यंग
के लिए स्पेशल हार्ट डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ यंग। तो हमें भी पढ़ाया गया था उस वक्त, लेकिन तब इतना ज़्यादा नहीं होती थी। इसमें यहाँ मैं फिर से लाइफ स्टाइल को दोष दूंगा। उन लोगों में कुछ ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जिसमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वजन के साथ कुछ हार्ट की रगों की बीमारियाँ होती हैं और कुछ एरिथमियाज होती हैं, जिसकी वजह से उनमें दिल के दौरे सडन पड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज और कोरोनरी आर्टरी की एबनॉर्मेलिटीज, उनको अगर हम एक तरफ छोड़ दें, बड़े प्रतिशत की तरफ जाएं, तो वो बड़ा प्रतिशत में लाइफ स्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इसको आसान तरीके से इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि आजकल के बच्चों में स्कूल गोइंग एज से ही हम जब मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात करते हैं, जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है और एक गरीब के फूड में भी वो भी डेफिशिएंट है, मैं ये कहूँगा यहाँ पे, उसमें भी पूरे वो विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं है। तो एज ए होल हमारी डाइट इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये बहुत बड़ा दो चेंज आए हैं जिसकी वजह से यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इजाफा हुआ है। और जहाँ तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, उसमें मैं यही कहता हूँ लोगों से कि इट इज नोन टू ऑल बट फॉलोड बाय नन। जानते सब हैं, हमें वजन कम करना है, शुगर ठीक रखनी है और हमें कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है और हमें स्ट्रेस से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सब जानते हैं। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है छुपकर स्मोकिंग करने की और ये सब गलत खाने की और व्यायाम न करने की, ये इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में रिस्पॉन्सिबल है। आई केयर में हम कहाँ हैं और क्या क्या हमने प्रगति की है? आई केयर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3-4 डिकेड्स में जो प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हुआ है। दी प्रिसीजन विद विच जो आई केयर की डिलीवरी हो रही है या आउटकम्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं। जो पहले रेस्टोरेटिव सर्जरी होता था, जो कि विजन को रिस्टोर करने के लिए है, वो आज की तरह में एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी बन गया है, जिसमें कि व्यक्ति अगर कोई चश्मा लगाता है ऑपरेशन से पहले और मोतिया हुआ है तो हमें एक कारण मिलता है या एक अवसर मिलता है रादर कि वो उसका चश्मा उतर जाए, कि उसमें हम इस प्रकार के नए इंट्राओकुलर लेंस जो इम्प्लांट कर रहे हैं, जो कि ट्राईफोकल लेंस है, टॉरिक लेंसेज है, जिससे कि व्यक्ति को चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है। और रोबोटिक सर्जरी आ गई है जिसको हम सेमी रोबोटिक या फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये तो एक महत्वपूर्ण एडवांसमेंट है जो कि कैटरैक्ट में हुआ है। उसके बाद चश्मा उतारने की विधि जिसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं, यानी कि जो यंग लोग हैं जो चश्मा नहीं पहनना चाहते, वो भी अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया है। तीसरी जो चीज़ है उसमें हमारा काला मोतिया जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ग्लूकोमा की भी बहुत अच्छी नई मेडिसिन आई हैं जो कि महंगी थी, मगर पेटेंट हटने के बाद अब वो सस्ती हैं, तो ग्लूकोमा का उपचार भी बेटर हो गया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आई केयर एंड इंडिया is leading in these progressive adaptation of technology। कई FDA की ट्रायल्स अब इंडिया में हो रही हैं। ये इस चीज़ का गर्व है कि इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, जिसके लाइफ मेंबर्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं, that is one of the leading societies and one of the leading eye care practitioners are in India today as compared to the West। आज के हेल्थनामा में इतना ही। विस्तार से हेल्थनामा देखने के लिए और सभी एपिसोड एक साथ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल हेल्थनामा सब्सक्राइब करिए और सभी बीमारियों के बारे में बड़े बड़े डॉक्टरों की राय सुनिए। नमस्कार।